हेलो गाइस, मैं केशवी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हम भारतीय संविधान के 22 भागों को देखेंगे कि आखिर ये 22 भाग किससे संबंधित हैं। फिर उसके बाद से हम अपने जो संविधान की फिर उसके बाद से हम भारतीय संविधान के इतिहास को देखेंगे और फिर भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखते हुए हम 22 भागों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। भाग एक जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आता है। इसमें भारत और उसका राज्य क्षेत्र है, यानी कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? जिसके अंदर केंद्र का वहां पे ना मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होते हैं या मंत्री परिषद नहीं होती है। वहां पर वो जो वहां का जो प्रशासन होता है उसके केंद्र के द्वारा किया जाता है, इसीलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने हैं? 8 है। राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस भाग 1 संसद को यह अधिकार देता है कि वे भारत की किसी भी सीमाओं में कमी वृद्धि कर सकते हैं या नए राज्य बना सकते हैं, या फिर कोई हिस्सा अगर वो भारत का हिस्सा नहीं है और अभी वर्तमान में बनना चाहता है तो संसद को अधिकार है कि वो उसे भारत का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे सिक्किम पहले जब भारत आजाद हुआ था तो सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, उसे बाद में संसद ने हिस्सा बनाया। ऐसे ही गोवा, दमन, दादर नगर हवेली, ये सब पे भारत के हिस्सा नहीं था। तो भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। देखिए आज की क्लास में मैं आपको सारे भागों और उनमें क्या है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दूंगी ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो आपको भाग 1 समझ में आ गया। भाग 1 इससे संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और अनुच्छेद कहाँ से आता है? कितने तक? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। किसमें क्या है जब हम भागों को पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। ठीक है, भाग 2 इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आता है। इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता यानी कि भारत का नागरिक आखिर कौन व्यक्ति होगा। देखिए इसमें भी 2 तरीके के हैं कि आप अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिक नहीं है और भारत का नागरिक बनना चाहता है तो इसके संबंध में भी कानूनी आधार पर प्रावधान किए गए और कुछ प्रावधान संवैधानिक आधार है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी के साथ ही कुछ प्रावधान कर दिए गए थे जिसे हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। तो ये जो भाग 5 से लेकर के 11 है इसमें भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। कानूनी आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और बनना चाहता है आगे चल करके तो वो 5 आधारों पर भारत की नागरिकता के लिए दावा कर सकता है। तो 5 आधार क्या है वो हम भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। देखिए आप जब आपको ये पूरे भाग जो है इसी क्रम में आपको याद होनी चाहिए और वो किससे संबंधित है ये चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है भाग 3 जिसके अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार क्या होता है? जैसे आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के नाते आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और इसमें कुल कितने तरीके के मौलिक अधिकारों की बात की गई? 6। मूल संविधान में 7 थे पर एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार था। क्यों हटा दिया गया, कहाँ जोड़ा गया? क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर के कानूनी अधिकार है जिसे भाग 12 में जोड़ करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप तो ये देखें कि हमारे मौलिक अधिकार है कौन कौन से, उसको मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए समानता का अधिकार, समानता यानी कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होंगे, तो ये कौन कहता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत कहा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप भारत में कहीं पर भी आप अपने विचार को रख सकते हैं। वाकई में अभिव्यक्ति का अधिकार है, मतलब अपने विचारों को रख सकते हैं, भारत में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो ये कई तरीके के जो अधिकार है वो स्वतंत्रता के अधिकार है। इसके अंदर स्वतंत्र
स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपको गिरफ्तारी के संबंध में भी अधिकार है, और इसके अंदर बहुत सारे जो आपके फ्रीडम को लेकर के अधिकार है वो दिया गया है, जो कि इसके अंदर समानता के अधिकार में जो आर्टिकल्स आते हैं, समानता के अधिकार में जो है, इसमें जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, उसमें समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक के बीच में, ठीक है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, ठीक है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके अंदर क्या है, अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम कराया जाता है और उसके काम के बदले उसे उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, तो अनुच्छेद 23 के तहत उसे शोषण माना जाएगा। और अनुच्छेद 24 के तहत अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य कराया जाता है, कारखाने या इस तरीके के कार्य कराए जाते हैं, तो उसे शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 24 के तहत जो है उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है। तो अनुच्छेद 23 और 24 इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद इसके अंदर 25 से 28, ठीक है। मैं आज सिर्फ आपको पॉलिटी पढ़नी कैसे है उसके बारे में एक शॉर्ट क्लास ले रही हूँ। इसमें मैं आपको 22 भागों के बारे में एक बहुत ही आसान तरीके से एक याद करने का तरीका बता दूंगी, क्योंकि आपको जब तक 22 भागों हमें पढ़ना क्या है ये पता नहीं होगा तो आप पढ़ोगे क्या। तो पहले जरूरी है हम अपने 22 भागों को अच्छी तरह से देख ले कि आखिर इसमें है क्या क्या, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। इसमें क्या बताया गया है कि भारत के सभी लोगों को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर उन्हें कोई धर्म अच्छा भी लगता है तो वो अपनी इच्छा के धर्म को माने, उसे अपना भी सकते हैं, पर हाँ कभी वो थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अंदर धर्म से संबंधित कुछ अधिकार है जो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसके अंदर अनुच्छेद 29 और 30 आता है। 29 और 30 यानी कि ये अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। किस संबंध में? शिक्षा और संस्कृति के संबंध में, कि आप अपनी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। यह अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 जो है वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों से संबंधित है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। क्या है, कैसा है, भाग 3 में हम पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह आता है अनुच्छेद 32। इसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर इसमें से कोई भी मौलिक अधिकार आपको ऐसा लगता है कि इसका हमारा सरकार ने हमारा उल्लंघन किया है या हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे हाईकोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बांधे होगी कि वह आपको जो आपके जिस भी अधिकार का हनन हुआ है उसे वो आपको अधिकार दिलाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसका संरक्षण भी माना गया है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का। तो ये हमारे कुल हमारे जो 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। मौलिक अधिकार, एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, चौथा क्या है, भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आता है। भाग 4 जिसमें 36 से लेकर के 51 तक आता है, इसमें राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है। यानी कि राज्यों को ये अधिकार दिए गए हैं कि जैसे राज्यों को निर्देश दिया गया है। नीति निर्देशक, कई बार आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, वो तो आप नागरिक हो भारत के, इसलिए आपको कुछ अधिकार दिए हैं। पर नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो जो है ये आइलैंड से लिया गया है। वो राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये कदम उठाओ, तो ही आप एक लोक कल्याणकारी राज्य बना सकते हो, ठीक है। वेलफेयर स्टेट बोलते हैं जिसे, यानी कि राज्यों को बोला गया है कि आप जो है अपने राज्य के अंदर इस चीज को लागू कीजिए, जैसे कि पंचायत, सिविल कोड, और फिर उसके बाद से समान कार्य के लिए समान वेतन, और बच्चों को बाल श्रम में नहीं लगाना, और जो भी गरीब लोग हैं उन्हें न्याय मिल सके तो न्याय को सस्ता सुलभ बनाना। तो इस तरीके के कुछ उन्हें अधिकार दिए गए हैं
राज्यों को निर्देश दिए गए कि आप ये सारे कार्य अपने राज्यों के अंतर्गत लागू कीजिए, तभी आप एक लोक कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे एक चीज वो है, देखिए भाग 4 जो है, इसके बाद से क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, भाग 4 में एक और नया जो भाग जोड़ा, जिसे हम कहते हैं भाग क। क्या कहते हैं? भाग क। भाग 4 क कहते हैं, है ना, ये 4 है। भाग, एक मिनट, जिसे हम कहते हैं भाग 4 का, भाग 4 का, इसके अंदर हमारे मूल कर्तव्य, क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है? आपको, आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो आपको अधिकार दे दिया है, तो भाई आप भारत के नागरिक है, आपको अधिकार दे दिए, तो उसके साथ साथ आपकी ड्यूटी भी तो बनती है देश के प्रति। तो भाग 4 क के अंदर मूल कर्तव्य, यानी आप एक नागरिक होने के नाते सरकार आपको अधिकार दे रही है, तो आप एक नागरिक हो तो आपके कुछ कर्तव्य तो बनते हैं। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम में इसे जोड़ा गया था। कुल उस समय मूल संविधान में कुल 10 जो थे हमारे मूल कर्तव्य हैं, फिर एक बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 2002 में जोड़ा गया 11वां वो मूल कर्तव्य। जब हम पढ़ेंगे तो 11 मूल कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। अभी तो आपको बस पता होना चाहिए ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, फिर भाग 5। भाग 5 क्या है? इसके अंतर्गत हमने देख लिया था भाग 4, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। ठीक है ना, इसके अंदर कौन सा आता है? मूल कर्तव्य के अंदर अनुच्छेद 51 का आता है। अनुच्छेद कौन सा आता है? 51। ए लिख सकते हो, क लिख सकते हो, जो भी। ठीक है, ये मूल कर्तव्य में 51 ए है। ठीक है, भाग 5 जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आता है। इसके अंतर्गत जो है हमारे संघ का प्रशासन कैसा चलेगा उसके बारे, संघ में कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, उनका निवार्चन, उनका सब कुछ है वो इसके अंतर्गत बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 52 से 151 तक। देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे क्या है, केंद्र का संविधान अलग है और राज्य का संविधान अलग, पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है। ठीक है, तो भाग 5 जो है वो किससे संबंधित है? संघ से। भाग 6 राज्य से। फिर हम आगे देखेंगे किससे क्या संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। ठीक है, अब आता है इसमें किस संघ में, आप सोचिए कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। संघ मतलब केंद्र। ठीक है, केंद्र में पहला कौन सा उच्च पदाधिकारी होता है? राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, संसद, सुप्रीम कोर्ट और कैग। तो इनसे रिलेटिव क्या क्या अनुच्छेद है? जैसे राष्ट्रपति का निवासन कैसा होगा, राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी, राष्ट्रपति का पद से कब हटाया जा सकता है, इनके वेतन भत्ते, इनकी शपथ प्रक्रिया, महाभियोग, ये सारी चीजें जो है वो ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो बस आपको भाग 5 में ये याद रखना है, भाग 5 जिसमें 52 से लेकर के 151 तक आता है और इसके अंदर ये सारे आर्टिकल, ये इन सभी पदाधिकारियों के बारे में, संघ के पदाधिकारियों और उनके जो अनुच्छेद है उसके बारे में है। ठीक है, अब आता है आगे देखिए भाग 6 जिसके अंदर अनुच्छेद 152 से 237 तक आता है। यानी कि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला आता है कि संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 के अंदर नागरिकता, फिर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, तो भाग 3 मौलिक अधिकार, फिर भाई राज्य करने वालों को भी कुछ बता दिए कि आपको ऐसे शासन करना चाहिए, तो भाग 4 जिसके अंतर्गत आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर नागरिकों के भी कर्तव्य बता दिए, तो भाग 4 को नागरिकों के कर्तव्य, फिर उसके बाद से भाग 5 जिसमें संघ आ गया और भाग 6 जिसमें राज्य आ गया। राज्य के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जैसे कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जिसके द्वारा शासन किया जाता है, फिर महाधिवक्ता, विधानमंडल, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय होता है। ठीक है, तो ये संघ के पदाधिकारी होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटिव आर्टिकल्स और इनके
बारे में। ठीक है, बस आपको बस अभी ये याद रखना है, भाग 6 राज्य से संबंधित है और उनके महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उसको हमने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भाग 7 अनुच्छेद 238 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जब हम आजाद हुए थे तब हमारे पास जो भी क्षेत्र थे उस समय हमने कोई राज्य नहीं बनाए थे, ना ही कोई यूटी बनाई थी, केंद्र शासित प्रदेश भी हम लोगों ने नहीं बनाया। हम लोगों ने क्या किया, उस समय जो भी हमें क्षेत्र प्राप्त हुए थे उसे A, B, C, D 4 कैटेगरी में बांट दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर किस तरह से बांटा था, यानी A, B, C और D। ए वाले के अंतर्गत जो भी ब्रिटिश प्रांत थे, जो भी हमें ब्रिटिश, जिसके ऊपर ब्रिटिश का शासन था, उसको हमने ए कैटेगरी के अंदर रख दिया था, ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, जब हम आजाद हुए थे तब, क्योंकि उस समय हम लोगों ने कोई मतलब कोई उस समय के जो भी क्षेत्र हमें प्राप्त हुए थे, तो हमने आज की तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस तरह से कोई वो नहीं बनाए थे, स्टेट नहीं बनाया था, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां थी। तो इस समय ये ध्यान नहीं दिया गया, इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। जो भी ब्रिटिश से हमें प्राप्त हुआ उस समय ब्रिटिश प्रांत कर दिया गया। जो उस समय बड़ी बड़ी रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी। ठीक है, और फिर उसके बाद से डी वाले भाग में अंडमान और निकोबार को रखा गया और लक्षद्वीप। ठीक है, एक मिनट, लक्षद्वीप। ठीक है, और इसके अंदर रखा गया था जो कमिश्नरी एरिया थी, कमिश्नरी एरिया। ठीक है, बस अभी आपको बस ये समझना है कि ये जो था भाग 7 अब वर्तमान में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 1956 में हमने राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने राज्यों का गठन किया और राज्य बनाए। ठीक है, आगे चल करके फिर अब ब्रिटिश प्रांत, यानी कुछ प्रांत, ब्रिटिश प्रांत के कुछ रियासतों को मिलाकर के एक स्टेट बना दिया। फिर इस तरीके से आज हमने अपना स्टेट बना लिया, तो इस भाग को समाप्त कर दिया गया, वर्तमान में ये लागू नहीं है। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है 238 जो है वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक, फिर आगे देखिए भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यानी कि अभी आपने देखा भाग 5 पहले राज्यों के बारे में, संघ के बारे में बता दिया, संघ का प्रशासन कैसे होगा। फिर संघ के बाद से भारत के भाग 6 राज्यों के बारे में, भाग 7 अब है ही नहीं और भाग 8 में है पर यूटी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। केंद्र शासित प्रदेश देखिए अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के आता है, इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस तरीके से होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। एक तो हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, ये रहा। ठीक, ये हो गया लद्दाख 2, एक हो गया चंडीगढ़ 3। आप इनकी लोकेशन भी देखते जाइए कि ये कहाँ आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से ये दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन्हें हाल ही में मर्ज कर दिया गया, पहले अलग अलग थे अब इन्हें मर्ज कर दिया गया। फिर उसके बाद से ये पांडिचेरी जो है हमारा पांडिचेरी, वो 3 स्टेट के अंदर आता है, जिसे यानाम, पुडुचेरी, कराईकल और इसे बोलते हैं माहे। ये तीनों जो है ये पांडिचेरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे हमारा दिल्ली भी है, ये हो गया 8। तो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? 8 है। राज्य कितने हैं? 28 है। ठीक है, तो हमारा जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है कि यहाँ का प्रशासन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे वैसे केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है। तो भाग 8 को जो पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस आप ये समझिए कि भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। हाँ, भाग 9 के अंतर्गत जो है ये संबंधित थे स्थानीय शासन, नगरीय संस्थाएं, सहकारी समिति से। ठीक है, ये जो था ये भाग 9 के अंतर्गत भाग 9A के रूप में जोड़ा गया, ए के रूप में, इसे भाग 9B के रूप में जोड़ा गया, 9B। और फिर ये जो था 74वां संविधान संशोधन
संशोधन के तहत जोड़ा गया 1992 के तहत जोड़ा गया, और इससे जो है ये जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत बाद में जोड़ा गया। यानी कि ये स्थानीय स्वशासन यानी निचले स्तर पर प्रशासन कैसा होगा वो भाग 9 से संबंधित है। तो देखिए अभी हम भाग 10 को पढ़ते हैं, फिर हम एक बार शॉर्ट्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। भाग 10 में क्या है, इसमें है अनुच्छेद 244 आता है, ठीक है। अनुच्छेद 244 भाग 10 से संबंधित है। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित जाति 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जनजाति से 6ठी अनुसूची संबंधित है। भाग 10 दोनों अनुसूचियां क्या है, हम जब अनुसूचियां पढ़ेंगे तभी भी देखेंगे, यहाँ भी हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। 5वीं अनुसूची ये कहती है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर अगर कहीं पर भी जनजाति निवास करती है तो वहां का प्रशासन किस तरीके से होगा वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। जबकि 6ठी अनुसूची कहती है कि अगर इन 4 राज्यों के अंतर्गत के अंतर्गत अगर कोई जनसंख्या अगर अनुसूचित जाति निवास करती है तो उनका प्रशासन कैसे होगा। अगर जनजाति इस पूरे भारत में निवास करेगी तो वहां का प्रशासन कैसे होगा, तो ये 5वीं अनुसूची से संबंधित है। अगर जनजाति इन 4 यानी कि असम, मेघालय और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ पर जो यहाँ पे अगर जनजाति निवास करती है तो इस कैसा यहाँ का प्रशासन होगा, तो उसका अध्ययन हम 5वीं 6ठी अनुसूची में करते हैं। तो ये दोनों अनुसूचियां किस भाग से संबंधित है, हमारे संविधान के भाग 10 से संबंधित है। तो एक बार हम शॉर्ट्स 10 भागों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र से, दूसरा भारत की नागरिकता, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं, भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 7 अब नहीं है, भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, भाग 9 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और भाग 10 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भाग 11 जिसके अंदर का आर्टिकल अनुच्छेद 245 से 263 तक आता है, ठीक है। इसमें केंद्र व राज्य के मध्य के संबंध कैसे होंगे, किस तरीके के संबंध की बात की गई केंद्र और, क्योंकि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, जब हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ेंगे तो उसे हम देखेंगे, पर मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। केंद्र और राज्य, यदि किसी भी देश में केंद्र की सरकार भी हो राज्य की सरकार भी हो तो इस तरीके के संबंध को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके का प्रशासनिक और विधायिक संबंध कैसा होगा, तो उसको जो है भाग 11 के अंतर्गत बताया गया है। विधायिक का जो संबंध है वो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक है, ठीक है। और जो प्रशासनिक संबंध है वो है अनुच्छेद 256 से लेकर के और 263 तक है। इसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक और विधायिक संबंध को बताया गया है, ठीक है। तो किस तरह से विधायक मतलब केंद्र किस विषय पे कानून बना सकता है, राज्य किस विषय पे कानून बना सकता है, ठीक है। और दोनों किस विषय पे कानून किस तरह से जैसे संघ सूची, संवर्ती सूची और ये जो है राज्य सूची, उसके बारे में देखेंगे। इसके अंदर प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत केंद्र किस तरीके का प्रशासन करेगी, राज्य जैसे केंद्र तो पूरे भारत के संदर्भ में प्रशासन करती है परंतु राज्य तो अपने पर्टिकुलर एरिया पे प्रशासन करती है। तो इनके बीच में टकराव की स्थिति ना हो, प्रशासन में किस तरीके से हो इनका, तो इसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो बस आपको तो बस इतना याद रखना है, भाग 11 प्रशासनिक और विधायिक संबंध से है किसके, केंद्र और राज्य के, ठीक है। भाग 11 फिर इसमें अनुच्छेद कौन सा आता है, अनुच्छेद 245 से 263 आता है।
भाग 12 अनुच्छेद 263 से 300 केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, वित्तीय आयोग, यानी कि भाग जो 12 है वो केंद्र और राज्य के बीच में। हमने पिछले भाग 11 में यह देखा प्रशासनिक और विधायक संबंध। इसमें क्या है, वित्तीय संबंध यानी कि पैसों का लेन देन। सरकार, केंद्र सरकार किस चीजों पर टैक्स लगाएगी, राज्य सरकार किन चीजों पर टैक्स लगाएगी, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार किन चीजों पे टैक्स लगाएगी, राज्य सरकार किस चीजों पे टैक्स लगाएगी, और जो हमारा वित्त आयोग का जो गठन होता है वो भी भाग 12 के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, भाग 12 समझ में आ गई, यानी कि कैश से संबंधित है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध कैसे होंगे उससे रिलेटिव है। भाग 13, इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक आते हैं। ठीक है, राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में व्यापार कैसा होगा। ठीक है, तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो भाग 13 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद से भाग 14, इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक आता है। क्या होता है, इसके अंदर लोक सेवा आयोग और भाग 14 का अधिकरण। देखिए, लोक सेवाएं यानी कि आप देखते हैं कि राज्य सरकारों में आप देखते हैं आरपीसी हो गया, है ना, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, तो ये सारे जो एग्जाम होते हैं, जैसे राज्य के अंतर्गत कार्य करने के लिए जो गवर्नमेंट के अधिकारियों की भर्ती की जाती है, तो जिससे गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जिसके तहत भर्ती की जाती है, तो उनके जो भर्ती जो ये जो है लोक सेवक है, यानी जो उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सारी चीजें, तो वो लोक सेवाओं के बारे में बताया गया है कि लोक सेवकों की कार्यकाल, योग्यता, वेतन, भत्ते। ठीक है, लोक सेवा आयोग जैसे कि यूपीएससी हो गया, आरपीसी हो गया, जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उस तरीके की संस्थाओं के बारे में, उनका स्वरूप, उनकी संरचना, उनकी योग्यता, उनका कार्यकाल, इसके अध्यक्षों के कार्यकाल, उसके बारे में बताया गया। भाग 14 का अधिकरण, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। यह अधिकरण क्या है, जैसे कि आप देखते हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास ऑलरेडी इतने सारे मामले होते हैं कि वो उनकी सुनवाई काफी सालों से पड़ी हुई अभी तक हो नहीं पाई है। ऐसे में लोक सेवकों का भी विवाद होता है, उनकी पदोन्नति को लेकर के, उनके प्रमोशन डिमोशन जो भी है, बहुत सारे विवाद होते हैं। तो इनके विवाद को अगर ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाएं सुलझाएगी तो उनके पास ऑलरेडी काम का वजन और बढ़ जाएगा, भार और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है कि बाद में इसे अधिकरण का प्रावधान लोक सेवकों के लिए भाग 14 का के अंतर्गत ये अलग से ये इसी के अंतर्गत एक भाग को जोड़ते हुए इनके लिए प्रावधान कर दिया गया कि अगर इनसे संबंधित कोई भी विवाद होगा तो ये इस अधिकरण के पास जाएगी, जिसे हम कैट सैट और पढ़ेंगे जब हम इसको देखेंगे कि इसमें किस तरीके की व्यवस्था की गई है। यानी लोक सेवकों को अगर कोई विवाद है तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, इस अधिकरण के पास आए, ये आपके मामलों को सुलझाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ छोटा सा कि आपके माइंड में ये एक पिक्चर बन जाए कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वह बस आप दो याद रखोगे, 323 क और एक ख है, दोनों में अलग अलग ये लोक सेवकों से संबंधित है अधिकरण की। इसके अंदर अन्य मामलों में भी अधिकरण स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, अब आता है भाग, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, याद रखना। और आज इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कहां से कहां तक आते हैं, 308 से 323 तक आते हैं। भाग 15 जिसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई है, इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, आपने सुना होगा कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले, राज्यसभा के चुनाव होने वाले या विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो वो चुनाव कंडक्ट कराता कौन है? हमारी इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कराने, इलेक्शन कमीशन का स्वरूप कैसा होगा, उसके अध्यक्ष कैसे होंगे, उनका कार्यकाल, उनका वेतन, उनकी योग्यता, उनकी शपथ प्रक्रिया, उन सभी का प्रावधान जो है वो अनुभाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 और 329 के तहत किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या ये संस्था संवैधानिक संस्था है या नहीं है। यानी कि आपके जब आप पढ़ रहे हो
तो यहाँ पे 22 भागों के अंतर्गत जो जो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है ना, वो सभी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि उसमें संविधान का उल्लेख किया गया है। पर जैसे योजना आयोग और नीति आयोग, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। जब आपको कई बार एग्जाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्योंकि हमने 22 भागों के बारे में हमें पता नहीं होता कि इसके बारे में क्या, ये 22 भागों में किस किस के बारे में बताया गया है। तो जब आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन का हमारे संविधान में भाग 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, तो यानी कि ये संवैधानिक संस्था तो है। जबकि आप देखोगे योजना आयोग और नीति आयोग ये हमारे संविधान में नहीं है, तो यानी कि ये जो है वो संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। ठीक है, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक आता है। इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, इलेक्शन निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि उनकी योग्यता, उनके वेतन भत्ते, शपथ प्रक्रिया कैसी होगी, क्या होगा, किस तरीके से कार्य करेगी, वो सारा उल्लेख है। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। भाग 15 देख लीजिए। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट्स बता देती हूँ इसमें है क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इसमें क्या पढ़ोगे। जैसे कि आपको पता होगा कि लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन होता है तो कुछ सीटें रिजर्व होती है, तो वो कितनी सीटें रिजर्व होगी उसका प्रावधान जो है इससे लिखे गए। SC ST के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व होगी, राज्यसभा में कितनी सीटें रिजर्व होगी, एल्गो इंडियन के लिए कितनी होगी, इन सभी का जो प्रावधान है, यहाँ तक कि जो SC ST आयोग होता है या OBC आयोग है 340 के तहत, या SC ST आयोग है, उनका भी प्रावधान जो है यहीं पर किया गया है। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी कि SC ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व करनी है, एल्गो इंडियन के लिए कितनी करनी है, इनका जो आयोग है उनका गठन, उनका स्वरूप, उन सभी के बारे में इसी अध्याय में, इसी भाग में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 इसके अंतर्गत आता है। भाग 17 यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 तक आता है, जिसमें राज्य भाषा के बारे में बात किया गया है। राज्य भाषा यानी कि राज्य और केंद्र अगर अपने बीच में किसी तरीके की वार्तालाप करते हैं तो उनकी भाषा किस रूप में होगी, यानी किस रूप में वो संचार करेंगे। दो से अधिक राज्य अपनी भाषा का स्वरूप क्या होगा, किस रूप में संचार करेंगे। तो जैसे कि भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी भाषा संचार का माध्यम हिंदी माना है। ठीक है, उसी तरीके से क्योंकि हर राज्य जो है उन्हें अधिकार है कि अपनी स्थानीय भाषा, जो भी वहाँ की, जो पंजाब है पंजाबी को महत्व दिया जाता है, गुजरात में गुजराती को, तो अपने संचार का माध्यम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे संविधान में कुल 22 भागों को, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, 22 भाषाएं। कितनी भाषा हमारे संविधान में उल्लेख वर्तमान में भाषा, सॉरी, हाँ एक मिनट, तो कुल कितने भाषा है हमारे संविधान में? 22 भाषा है। भाषा कितनी है? भाषा है 22 भाषा है। ठीक है, इसके अंदर अंग्रेजी शामिल नहीं है 22 भाषा के अंदर, याद रखना। और मूल संविधान में कितनी थी? वर्तमान में तो 22 भाषा है वर्तमान में, और वर्तमान भाषा 22 है। मूल संविधान में मूल संविधान में कितनी भाषा थी? भाषा कितनी थी? 14। कितनी थी? 14। फिर उसके बाद से अलग अलग संविधान संशोधन के तहत अलग कई सारी भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सिंधी, कोंकणी, संस्थाली, मैथिली, ये सारी भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई, नेपाली, तो वो कब जोड़ी गई, कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो पर आपको बस अभी इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाग 17 में राज्य भाषा से संबंधित है, 343 से 351 तक इससे संबंधित आर्टिकल्स हैं। और आप हमेशा से सोचते होंगे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, पर नहीं, राज्य भाषा हिंदी है, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा अभी तक नहीं बनी है, और सहायक भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 यानी कि इसके अंदर आपातकाल उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन है इसके अंदर, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। क्या होता है ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनुच्छेद 352 इसके तहत ये होगा कि अगर बाह्य आक्रमण होता है और सशस्त्र विद्रोह होता है, तब
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहले आंतरिक अशांति के आधार पे भी था, इंदिरा गांधी ने 1975 में लगा दिया था, जिसे इमरजेंसी कहा जाता है, और फिर उसके बाद से काफी उनका विरोध हुआ था। तो वो सारी बातें पढ़ेंगे, पर आपको बस इतना देखना है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगा था। कब? बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। इसे बाद में चेंज कर दिया था 44वें संविधान संशोधन के तहत, अभी यही प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अगर राज्य की सरकार केंद्र के अनुसार शासन नहीं करती है, तो अगर राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को बताएगा कि भाई ये राज्य सरकार केंद्र के अनुसार शासन नहीं कर रही है, तब राष्ट्रपति शासन लगा सकता है पर्टिकुलर राज्य के अंतर्गत। इसके संबंध में क्या प्रावधान है वो अनुच्छेद 356 में बताया गया है। फिर वित्तीय आपातकाल, यानी सरकार जो है अपने द्वारा, मतलब सरकार जो है उनके पास वित्तीय आपातकाल, जैसे कि अभी श्रीलंका में लगा है, तो वो क्या होता है, जिसके पास सरकार जो है उसके पास प्राप्त मतलब विदेशी मुद्रा नहीं हो, या फिर अपने ऋणों को भुगतान करने में सरकार असमर्थ हो जाती है, सरकार के पास प्राप्त मुद्रा नहीं हो, ठीक है, और महंगाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, और लोगों के पास, मतलब कहने का मतलब है कि पैसे जो मुद्रा जो होती है ना, वो किसी वस्तु को खरीदने की ताकत ही खो दे। ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, लाखों रुपए हैं, पर उससे आप एक फ्रूटी नहीं खरीद पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन हो जाए, या फिर वित्तीय आपातकाल में आप कह सकते हो कि सरकार की पास पैसे नहीं हो, ऐसे अभी मान लीजिए, एक्सप्लेन में हम समझेंगे, पर अभी तक वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया है। तो ऐसी इमरजेंसी स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाग 18 जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। भाग 19, इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक है। इसमें प्रकीर्णन है, राष्ट्रपति राज्यपाल राजप्रमुख को प्राप्त संरक्षण है। इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उन्हें उनके पद पर रहते हुए आप इन मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकते, राज्यपाल को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके साथ ही कुछ संरक्षण है जो आप जब ये पढ़ोगे भाग 19 तो उसके अंदर देखेंगे। तो इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक आता है। भाग 20, संविधान में संशोधन, यानी हमारे संविधान निर्माता जो थे वो जानते थे कि अभी हम जो संविधान बना रहे हैं ये हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर के कुछ चीजें ऐसी हो जो अप्रासंगिक हो जाए, यानी उनका महत्व नहीं रहे, तो उसमें नई चीजें जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो इसीलिए भाग 20 को उन्होंने संविधान में संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन करके और जो है उसको नया स्वरूप दे सकते हैं। तो भारतीय भाग 20 से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368। भारत में संविधान संशोधन क्या होता है समझ लें, यानी कि उसमें थोड़ा चेंजेस करने से संविधान में संशोधन। तो संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें हम भाग 20 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 तक आता है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध यानी कि राज्यों के साथ जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय कई ब्रिटिश प्रांत थे और रियासतें थी, तो इनको भारत में मर्ज करने के लिए कुछ हर राज्यों के साथ समझौते किए गए थे, हर रियासतों के साथ समझौते किए गए थे। तो उसमें जम्मू कश्मीर भी इसी के तहत अनुच्छेद 370 जो है वो इसी के तहत आता था। अस्थायी था वो, पर उसको स्थायी बना दिया गया। ठीक है, तो इनके राज्यों के संबंध में जो समझौते किए गए थे उसका प्रावधान इसके तहत किया गया है। ठीक है, भाग 22 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 393 से 395 आता है। इसके अंतर्गत अनुसंक्षिप्त नाम यानी कि हमारे संविधान में जो भी चीजों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, उसके बारे में उसको पूरी अच्छी तरह से व्याख्या किया गया है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्रारंभ अनुच्छेद 394 हिंदी में प्राधिकरण, आगे चल करके इसका जो अंग्रेजी में हमारा संविधान बना था आगे चलकर इसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया। तो ये भाग 22 है जिसके अंदर 393 से लेकर 395 तक के आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, ये तो आज हमने जान लिया हमारे संविधान के 22 भागों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां क्या होती है, कितनी है, ये सारे कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, तो धन्यवाद।